हेलो गाइस, वेलकम 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 टू एजुगरीज एनालिसिस। तो स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस से जल्दी से। तो एडिशनल फ्रिस्किंग फॉर एयर इंडिया पैसेंजर्स, मतलब एडिशनल चेकिंग होगी एयर इंडिया पैसेंजर्स की, जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि जो सिक्स फॉर जस्टिस फाउंडेशन है, ठीक है, जो कि खालिस्तान, जो कहती है कि खालिस्तान होना चाहिए। क्या कहती है सिक्स फॉर जस्टिस फाउंडेशन? कि खालिस्तान होना चाहिए। एंड व्हाट इज खालिस्तान? डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन फॉर सिख कम्युनिटी। सेपरेट स्टेट नहीं, सेपरेट स्टेट तो पंजाब ऑलरेडी है, देयर इज अ डिमांड फॉर सेपरेट नेशन। तो ये है। और इन्होंने कहा है सिख कम्युनिटी से कि आप जो है एयर इंडिया की फ्लाइट मत लेना, सिक्स फॉर जस्टिस जो कि डिमांड कर रहे हैं खालिस्तान, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ आपकी ज़िंदगी को डेंजर है। तो ऑब्वियसली अगर वो कह रहे हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट मत लेना, तो क्या उसके अंदर कुछ होने वाला है, कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, कुछ होने वाला है। तो ऑब्वियसली इंडिया ने चेकिंग जो है वो ज़्यादा कर दिया। आई थिंक नॉट ओनली फॉर एयर इंडिया, दे आर गोइंग टू इंक्रीज चेकिंग ओवरऑल ऑल्सो। अब यहाँ पे बताएंगे पैसेंजर्स बोर्डिंग एयर इंडिया फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली एंड पंजाब विल अंडरगो एडिशनल सिक्योरिटी फ्रिस्किंग अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ऑर्डर इशूड ऑन मंडे फॉलोइंग द रिलीज ऑफ अ न्यू वीडियो बाय डेजिग्नेटेड टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नून, फाउंडर ऑफ बैंड सिक्स फॉर जस्टिस। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे फाउंडर ऑफ बैंड टेररिस्ट फाउंडेशन, बैंड टेररिस्ट फाउंडेशन, जिसका नाम क्या है? सिक्स फॉर जस्टिस, that is SFJ, announced that Sikhs should not fly on Air India aircraft। ठीक है ना, क्या बोला उसने? जो सिख कम्युनिटी है वो एयर इंडिया एयरक्राफ्ट पे नहीं फ्लाई करे, ठीक है ना। तो इसका मतलब एयर इंडिया के फ्लाइट को टारगेट करने वाले हैं ये लोग। कुछ ऐसा सा हो सकता है क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि सिक्स फॉर जस्टिस का फाउंडर कौन है, ठीक है ना। फाउंडेशन नहीं, फाउंडर लिखना था मुझे यहाँ पर, यहाँ पे फाउंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाउंडर कौन है सिक्स फॉर जस्टिस के? फाउंडर है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है ना। सो दिस इज द पर्सन। अब इसके द SFG चीफ ऑन संडे रिलीज्ड अ वीडियो वार्निंग सिक्स अगेंस्ट फ्लाइंग ऑन एयर इंडिया एयरक्राफ्ट एज देयर लाइव्स कुड बी इन डेंजर। पैसेंजर्स विल बी पुट थ्रू अ सेकेंडरी लैडर पॉइंट चेक अंडर विच द एयरलाइन स्टाफ रिस्क ट्रैवलर्स एंड देयर हैंड लगेज आफ्टर सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम CISF एंड जस्ट बिफोर बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट। एंट्री ऑफ विजिटर्स टू द टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ दिल्लीज IGI एयरपोर्ट एंड सेल ऑफ एंट्री टिकट्स ऑफ विजिटर्स विल ऑल्सो बी बैंड, ठीक है। तो बहुत चीज़ें यहाँ पर चेंज कर रहे हैं वो लोग। और स्पेशल चेकिंग होगी एयर इंडिया की फ्लाइट्स की, जो कि कहाँ से टेक ऑफ कर रही है? इंडिया से नहीं, दिल्ली और पंजाब से, राइट। तो यहाँ पर आगे चलेंगे। गवर्नर्स डिलेड क्रूशियल बिल्स अ मैटर ऑफ कंसर्न सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर हमने आज तक पढ़ा कि केरला ने केस फाइल किया है, यस, तमिलनाडु ने केस फाइल किया है, किनके अगेंस्ट? कि हमारे जो गवर्नर्स हैं वो हमारे बिल्स को अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और मैंने आपको कमेंट्स में लिखने को भी कहा था कि केरला के कौन है गवर्नर और तमिलनाडु के कौन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तमिलनाडु के मैं आपको बता रही हूँ RN रवि, मुझे केरला के अब आप बताएंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड स्टेट पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट के पास एंड दैट इज पंजाब। तो इसको पढ़ लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे एक्सप्रेस्ड अक्यूट डिस्प्लेजर एट गवर्नर्स होल्डिंग बैक की बिल्स स्पेशली इन नॉन BJP स्टेट रूल्ड स्टेट्स। अब यहाँ पे हमें पता है, ये आपको लिखना नहीं है कि BJP रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब जहाँ पे BJP की गवर्नमेंट नहीं है स्टेट्स के अंदर, वहां पर ये इशू देखने को मिल रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो पंजाब, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना until state governments approach the top court for judicial intervention। अब वो कह रहे हैं कि जो गवर्नर्स हैं वो इनके बिल्स जो हैं उनको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, मतलब लॉ बनाने में। यह हम बार बार पढ़ चुके हैं कि एक बिल जो है वो अपनी लॉ बनने की जर्नी कैसे तय करता है। वो पहले लेजिस्लेचर के थ्रू जाता है, वहाँ पर डिस्कशन होती है, लेजिस्लेचर में अप्रूवल के बाद वो किसके पास जाता है? गवर्नर के पास। और जब
गवर्नर अप्रूवल दे देते हैं, जिसको लिए टर्म यूज करी जाती है एसेंट। जब गवर्नर एसेंट मतलब अप्रूवल दे देते हैं तब वो जाकर के लॉ बनता है, तब वो जाकर के क्या बनता है, तब वो जाकर के लॉ बनता है। जब गवर्नर अप्रूवल दे देते हैं तब वो जाकर के क्या बनता है, वो लॉ बनता है। तो अब यहाँ पर अगर गवर्नर अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, एसेंट नहीं दे रहे हैं, तो मतलब वो लॉ नहीं बन पा रहा है, राइट। तो इसलिए ये स्टेट्स गई वहां पर सुप्रीम कोर्ट के पास। नाउ व्हाट इज द सुप्रीम कोर्ट सेइंग? सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग दैट दिस इज अ सीरियस इशू, वी शुड लुक इनटू इट। व्हाई शुड पार्टीज बी मेड टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट फॉर द गवर्नर्स टू एक्ट? ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कोर्ट में क्यों आए स्टेट्स अपने बिल्स को अप्रूव करवाने के लिए, गवर्नर को धक्का मारने के लिए। वी आर अ डेमोक्रेसी इन ऑपरेशन सिंस द बर्थ ऑफ द Constitution. There are matters to be sorted out between the governors and chief ministers. We will ensure that the Constitution is complied with. मतलब Constitution में जो लिखा हुआ है उसको follow किया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करेगा। ठीक है, उसके बाद the chief justice said it was time everybody including governors and chief minister did a little bit of soul searching. The governor should not be oblivious of the fact that they are not elected by the people, he noted. The bench was hearing a petition filed by Punjab. तो यहाँ पर हमारी लिस्ट के अंदर कौन कौन सी स्टेट्स आ गई? केरला गई, तमिलनाडु गई और पंजाब गई। ठीक है, अब इसके अंदर हम आगे चलेंगे। यहाँ पे जो चीज़ें आगे हमने बात करी हुई है गाइस, यहाँ पे ना एक और पॉइंट है जो हमें कवर करना है, उसको मैंने कॉपी नहीं किया क्या, जस्ट अ सेकेंड, आई वॉन्ट टू कॉपी इट। या सो आगे एडिटोरियल है, उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में पोल स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इलेक्शंस होने वाले हैं। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे। ये वाला जो इशू है हमने बहुत बार डिस्कस किया है, बट एक बार और करेंगे ताकि रिविजन हो जाए, हमारी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम रिवाइज कर लें यहाँ से। इन जुलाई दिस ईयर द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे हमें ट्राई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन्वाइटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन ऑन द नीड एंड पॉसिबल मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ ओवर द top services. It seems to have stirred up a hornet's nest. अब यहाँ पे अ वेरी डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन, हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए लिखिए मेरे साथ, कोई भी आलस नहीं करेगा, एवरीवन इज गोइंग टू राइट। ठीक है, जितना आप लिखकर पढ़ाई करोगे करंट अफेयर्स की, उतनी जल्दी आपको करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा मसल माइंड कनेक्शन बनता है, मसल ब्रेन कनेक्शन जब बनता है हमें चीज़ें बहुत जल्दी याद होती हैं। ये मैंने खुद के साथ भी देखा है, जब से मैंने लिखकर पढ़ाना स्टार्ट किया मुझे जल्दी चीज़ें याद होने लग गई हैं, तो आपको भी होंगी। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी नेचुरल। आई नो लिखने में आलस आता है, बट गाइज यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल्स एंड ड्रीम्स, एंड अगर आपको अपने गोल्स और ड्रीम्स हासिल करने हैं तो आलस तो बिल्कुल भी नहीं। लेजीनेस इज द लास्ट थिंग दैट यू शुड इमेजिन और थिंक ऑफ। जैसे ही आलस आए अपने आप को बोलो कि नहीं, मुझे अपना गोल अचीव करना है और मुझे ये चीज़ करनी है। तो चलिए लिखिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी, चलो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ट्राई ऑन रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट इनवाइटेड कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेशन ऑन रेगुलेशन ऑफ OOTT, that is over the top services। अब यहाँ पर क्या है, एक तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि भैया ट्राई की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। OTT क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, और OTT की रेगुलेशन मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके लिए लेकर आने की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये मत समझना कि एक एक चीज़ तुम्हें एक ही बार में समझ में आ जाए, जब पूरा सब कुछ हो जाएगा तब चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ से ट्राई की फुल फॉर्म, एक रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं OTT पे, ये पता होना चाहिए। OTT की फुल फॉर्म क्या है? ओवर द टॉप। OTTs क्या होते हैं? ये आपके Amazon प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इनको हम OTT बोलते हैं। ठीक है, फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ टेलीकॉम कंपनीज हैव सीन रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स सच एज वॉइस कॉल्स एंड शॉर्ट मैसेज सर्विसेज।
ठीक है, इसको दोबारा पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझ लेंगे। देखिए, जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, यहाँ पर हम टेलीकॉम कंपनीज कौन सी हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है ना, ये हमने लिखना नहीं है, जो मैं पर्पल में लिख रही हूँ ये आपको समझाने के लिए है, अगर आपको समझने हुए भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन जो है हमारी, चलो अगर लिखना ही है तो अच्छे से ही लिखवा देती हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो कौन सी हुई, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सारी जो कंपनीज हैं, ठीक है ना, ये अब तक कैसे पैसे कमा रही थी, वर अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स। अब हमारे ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स कैसे हो गए, वॉइस कॉल, मैसेजेस। तो अभी तक बहुत सालों तक, ठीक है, जब तक व्हाट्सएप नहीं आया, ठीक है, जब तक और फेसबुक नहीं आया था, ठीक है, इंस्टाग्राम नहीं आया था, तो लोग कैसे बात करते थे, फ़ोन करते थे, वॉइस कॉल करते थे, है ना, क्या करते थे, वॉइस कॉल करते थे, मैसेजेस करते थे, और ये लोग इसी से कमाते थे। जो कॉल्स होती थी वो कम शॉर्ट टाइम की रखी जाती थी क्योंकि बहुत महंगा होता था, फ्री वाला नहीं होता था सिस्टम, ठीक है। पहले जो होती थी कॉल्स के रेट लगते थे, आप दूसरी स्टेट में चले जाते थे तो और महंगा हो जाता था, ठीक है, अपनी स्टेट में कॉल कर रहे हो तो सस्ता है, दूसरी स्टेट में कर रहे हो तो महंगा होता था। तो इन लोगों ने बहुत पैसे कमाए। और एसएमएस जो होते थे, जैसे आज की डेट में हम व्हाट्सएप सेंड करते हैं वैसे एसएमएस यूज़ हुआ करता था और पर एसएमएस चार्ज लिया करते थे ये लोग, तो उससे पैसे कमा रहे थे। बट अब उससे नहीं कमा पा रहे हैं इतना पैसा, क्यों? नाउ अब दोबारा से पढ़ेंगे। फॉर मोर देन अ डेकेड, 1 decade is equal to 10 years, now telecom companies have seen revenue from traditional streams such as voice calls and short message services, SMS, come under pressure as competing OTT services are often free। ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं कि हमारे को जो OTT सर्विसेज हैं, ठीक है ना, कम अंडर प्रेशर, OTT सर्विसेज आर फ्री। जो OTT सर्विसेज हैं वो फ्री हैं, ठीक है। अगर मुझे कॉल करना है व्हाट्सएप से किसी को तो मुझे एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, जितनी मर्जी बात कर लूँ मैं, 24 घंटे बात कर लूँ, वीडियो कॉल कर लूँ, मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं देना पड़ेगा मिनट के हिसाब से या स्टेट के हिसाब से या कंट्री के हिसाब से, नहीं, इट इज़ फ्री। तो अब इनके OTT सर्विसेज आ गई तो इनके वॉइस कॉल और मैसेज तो लोगों ने यूज़ करने बंद कर दिया और इनको सस्ते भी करने पड़े। तभी हम देखते हैं कि कोई भी हम पैकेज ले रहे हैं उसमें अनलिमिटेड कॉल्स फ्री हैं, उसमें अनलिमिटेड चीज़ें फ्री हैं। ये कब हुआ? जब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए। तो मतलब जियो और एयरटेल को धक्का लगा जब OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? एट द सेम टाइम दे हैव हैड टू इन्वेस्ट हेविली इन अपग्रेडिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर टू हैंडल इंक्रीज डाटा ट्रैफिक। अब वो कह रहे हैं कि जब से व्हाट्सएप, ये लिखेंगे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आया है, ठीक है ना, अब ये लोग क्या कह रहे हैं, जो हमारे OTT प्लेटफॉर्म वाले, जो हमारे टेलीकॉम वाले हैं, टेलीकॉम सेज दे हैव इन्वेस्टेड heavily in upgrading data traffic, ठीक है ना, विदाउट सीइंग इंक्रीज इन रेवेन्यू। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना होगा, इसको समझना है। तो हमें समझ में आ रहा है कि पहले के ज़माने में जियो, एयरटेल जैसी कंपनीज वॉइस कॉल मतलब नॉर्मल कॉल और मैसेजेस से बहुत कमा रही थी क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी ऑप्शंस नहीं थी। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही OTT प्लेटफॉर्म्स आए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आया और इन्होंने कॉल की फैसिलिटी और मैसेजिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करी, तो लोगों ने क्या किया, इंटरनेट पैक डलवाना स्टार्ट कर दिया, उसी से सारा काम करना स्टार्ट कर दिया। बट वॉइस कॉल और मैसेजिंग पे डिपेंडेंसी कम हो गई, ठीक है। अब टेलीकॉम वाले क्या कह रहे हैं? टेलीकॉम सेज दे हैव इन्वेस्टेड हेविली इन अपग्रेडिंग डाटा ट्रैफिक। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि मतलब हमें तो अपग्रेड करना पड़ा। वो कह रहे हैं अब यहाँ पे ना 2 साइड्स हैं इसकी, एक तो टेलीकॉम वाले मतलब एयरटेल जियो वाले और एक है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वाले। अब टेलीकॉम वाले मतलब एयरटेल जियो वाले क्या कह रहे हैं, इनकी वजह से, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की वजह से हमें बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी और हैवी ट्रैफिक की था, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, बहुत जगह इंटरनेट पहुँचाना पड़ा और उसमें हमने इतनी रेवेन्यू में इंक्रीज नहीं देखा। दोबारा समझेंगे इस पॉइंट को कि क्योंकि व्हाट्सएप इंस्टाग्राम की वजह से इंटरनेट की डिमांड बढ़ गई,
ठीक है, तो हमें हर जगह पहुंचना पड़ा, हमें पैसा लगाना पड़ा, बट जियो एयरटेल क्या कह रहे हैं, हमें उतनी रिटर्न नहीं मिली। ठीक है, तो इस बात पे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम क्या कह रहे हैं कि भाई इंटरनेट तो तुमसे ही ले रहे हैं, इंटरनेट तो तुमसे ही ले रहे हैं, इंटरनेट हम तो नहीं दे रहे। तो आगे बढ़ते हैं, विदाउट नेसेसरली सीइंग एन इक्वलेंट राइज इन रेवेन्यू, इट इज ऑल्सो लिमिट दैट OTT सर्विसेज आर नॉट सब्जेक्ट टू सेम लेवल ऑफ टैक्सेशन एंड लाइसेंसिंग फी, लीडिंग टू एन अनइवन प्लेइंग फील्ड। तो वो क्या कह रहे हैं कि जितनी टैक्सेशन लाइसेंसिंग फीस हम देते हैं इतना OTT वाले नहीं दे रहे। ऑन द फ्लिप साइड, द यूज ऑफ OTT सर्विसेज वाज लेड टू अ सर्ज, मतलब इंक्रीज इन डाटा कंजम्पशन विच इज ग्रोइंग रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर टेलीकॉम कंपनीज। अब यहाँ पर जो OTTs हैं वो क्या कह रही हैं कि इंक्रीज इन OTT डिमांड लेड टू डाटा कंजम्पशन विच लेड टू इंक्रीज इन रेवेन्यू। मतलब इंटरनेट की डिमांड बढ़ गई, हर किसी को व्हाट्सएप यूज करना है, हर किसी को नेटफ्लिक्स देखना है, हर किसी को व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक करना है, तो इससे किस चीज की डिमांड बढ़ी, इंटरनेट डाटा कंजम्पशन। ठीक है, अब इसमें कौन पैसे कमा रहा है, अल्टीमेटली एयरटेल जियो ही कमा रहा है। ठीक है ना, तो ये हुआ। द OTT कंसल्टेशन हैज रेन्यूड द क्लैमर फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनीज दैट कंटेंट प्रोवाइडर्स सच एज नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार हैज आस्क्ड टू शेयर द कॉस्ट ऑफ द बैंडविड्थ। ठीक है ना, OTT कंसल्टेशन हैज रेन्यूड द क्लैमर। क्लैमर का मतलब होता है लाउड एंड कंफ्यूज नॉइस, स्पेशली दैट ऑफ पीपल शाउटिंग। मतलब अब यहाँ पे OTT जो ये कंसल्टेशन पेपर आया, इसके अंदर एक डिमांड आई है फ्रॉम टेलीकॉम कंपनीज। वो डिमांड क्या है, दैट कंटेंट प्रोवाइडर्स जो हैं टू बी आस्क्ड टू शेयर कॉस्ट ऑफ बैंडविड्थ। तो यहाँ पर ये क्या डिमांड करें, इसको लिखेंगे हम। देखिए इस वाले इशू के अंदर ये मोर ऑफ स्टोरी है, तो इसको स्टोरी की तरह अगर आप समझ कर याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। और आगे भी हम एक और स्टोरी ही लिख रहे हैं इसके आगे में, तो ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेरे पास जहाँ पे जगह है, आप आगे चलिएगा। ठीक है, अब टेलीकॉम कंपनीज लिखेंगे साथ में, टेलीकॉम कंपनीज demand that content providers such as Netflix, Amazon Prime and Disney plus Hotstar should share bandwidth कॉस्ट। ठीक है ना, वो क्या कह रहे हैं कि जो बैंडविड्थ की कॉस्ट है, जो ये इंटरनेट वाली जो लगाने धमाने का कॉस्ट है, ये शेयर करें। ठीक है ना, OTT वाले कहते हैं हम क्यों करें, कहते हैं इनका भी तो इंटरनेट से ये कमा ही रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे। दे आर्ग्यू दैट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आर फ्री राइडर्स बेनिफिटिंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट एंड मेंटेन बाय द टेलीकॉम कंपनीज, हाउएवर दिस आर्ग्यूमेंट इज फंडामेंटली फ्लॉड। वो कह रहे हैं, ऑर्डर क्या कह रहे हैं, ये फ्लॉड है, मतलब इसमें प्रॉब्लम है आर्ग्यूमेंट में कि जो हॉटस्टार है, डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जो है, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे फ्लरिश कर रहे हैं। कौन कह रहे हैं, जियो एयरटेल कह रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी जो है वो आया। टेलीकॉम कंपनीज डू नॉट ओन द इंटरनेट, रादर दे प्रोवाइड access to it. Consumers pay the telecoms for access services by purchasing data plans. वो कहते हैं तुम्हें डाटा प्लान्स के पैसे आ रहे हैं। By offering services that consumers desire, OTT platform generate demand for internet access. They also pay for the content delivery networks to create pathways that substantially augment the capacity of the internet to deliver their content. अब यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म्स अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं कि देखो इंटरनेट की डिमांड तो हमारी वजह से बढ़ी ना, आजकल लोग अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट लेते हैं, घर पर भी वाईफाई लगवाते हैं, टीवी पे भी उसी के थ्रू टीवी देखते हैं वाईफाई के थ्रू, तो डिमांड तो बढ़ी ना। इफ दे फेल टू कवर कॉस्ट, टेलीकॉम कंपनीज आर एट लिबर्टी टू इंक्रीज देयर प्राइसेस व्हिच शुड गो टुवर्ड्स मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वो OTT प्लेटफॉर्म्स क्या कह रहे हैं कि अगर तुम इतना ही कम कमा रहे हो तो तुम रेट बढ़ा दो, तुम इंटरनेट के रेट बढ़ा दो। ठीक है ना, तो ये बात हो रही है। अब यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है, नेटवर्क न्यूट्रलिटी ऑफन रेफर्ड टू एज नेट न्यूट्रलिटी इज द प्रिंसिपल दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स मस्ट ट्रीट ऑल इंटरनेट कम्युनिकेशंस इक्वली, ऑफरिंग यूजर्स एंड ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स कंसिस्टेंट रेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कंटेंट, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन। मतलब नेट हर किसी को प्रोवाइड करना चाहिए, जो नेट पर आ रहा है कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है उसको भी इक्वल ट्रीटमेंट देना चाहिए। ऐसा नहीं किसी को तुम ज्यादा पुश कर रहे हो किसी को कम। This is what net neutrality means. तो यहाँ पर
यहाँ पे हम लिख ही लेते हैं नेटवर्क न्यूट्रलिटी। इसका मतलब क्या है? रेफर टू एज नेट neutrality is principle that internet service providers, that is ISPs, must treat all internet communications equally। ठीक है ना, चाहे वो रेट्स के मामले में हो, चाहे कंटेंट वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स हो, वेबसाइट्स या प्लेटफॉर्म्स हो, उनको इक्वल ट्रीटमेंट आप दोगे। ठीक है, ये वो बोल रहे हैं, दैट इज व्हाट इज नेटवर्क न्यूट्रलिटी, दैट इज व्हाट इज ऑल्सो नोन एज नेट न्यूट्रलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। डिफेक्शन बिजनेस, अब ये क्या है यहाँ पर? अब पोल्स कहाँ पर हो रहे हैं? जब हम नवंबर के अंदर हैं, नवंबर 2023 के अंदर पोल्स कहाँ पे हो रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो प्लीज इसको रट्टा मार लीजिए। ठीक है, नंबर 1 हो रहा है छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। One development that seems to be common to these elections and those held recently is the last minute defection of leaders from one party to another. Defection का मतलब क्या होता है? Changing parties. Defection का मतलब क्या होता है? Changing पार्टीज। ठीक है ना, तो चेंजिंग पार्टीज को क्या कहते हैं? डिफेक्शन। डिफेक्शन के बारे में अगर इलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद अगर पार्टी चेंज करते हैं तो उसके बारे में कहाँ पे बात करी हुई है? शेड्यूल 10 में बात करी हुई है, जिसके अंदर किसके बारे में बात करते हैं हम? एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में। किसके बारे में बात की हुई है? शेड्यूल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इन 2018 द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लॉन्च लेस नॉक्सियस एंड लेस नॉइजी ग्रीन क्रैकर्स हुज यूज वेरियस स्टैट्यूटरी बॉडीज, मतलब जो लॉ ने बॉडीज बनाई हुई हैं उनकी, और वो ऑर्गेनाइजेशंस मैंडेट करते हैं कि आप ये यूज़ करें। द नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 stipulate that firecrackers cannot be burst in silent zones designated by state governments and anywhere after 10 PM from 6 AM to 10 PM and in industrial areas। डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं, ये पूरा उन्होंने बताया हुआ कि कब कब कहाँ पटाखे चला सकते हैं, नहीं चला सकते, कितने लेवल के चला सकते हैं। वैसे तो आई वुड ओनली टेल यू गाइज कि प्लीज़ गाइज हमें देखना चाहिए कि मतलब आप नॉर्थ इंडिया में आ जाओ यार, बैंड बजी हुई है, इतनी गंदी हवा रखी है ऑलरेडी, बिकॉज इतना ज़्यादा स्टबल बर्निंग हो गया है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, सबके ही यहाँ पर गले ख़राब हैं, सभी बीमार हैं, लेजिट मतलब कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, बट आप कहीं पे भी किसी भी घर में जाओ, हर किसी को खांसी आ रही है, हर किसी को, बिकॉज देयर इज स्मॉग। ठीक है, और दिवाली पे और क्रैकर्स बर्न करेंगे तो हमारा ही बुरा हाल होगा, मतलब हम अपने ही लोगों को बीमार कर रहे हैं। तो आई वुड से रिफ्रेन फ्रॉम इट। ठीक है, अगर आपको मतलब कई लोगों के घर में पटाखे जलाना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो एक पूजा का पार्ट मानते हैं, तो यार थोड़े से जला के बिल्कुल ही मिनिमम, बेयर मिनिमम, मतलब एक तो लगाकर ख़त्म कर दो। एंड अगर किसी घर में ऐसा नहीं है तो आई वुड से रादर आप पाठ जैसे हम कहते हैं वो करो, प्रेयर्स करो एंड भगवान के आगे बैठकर प्रे करो कि टाइम्स हैव चेंज। आई नो वो कहते हैं कि देयर इज़ अ रीज़न कि पटाखे जलाए जाते हैं, बट हमने वो ना छोड़ा नहीं अर्थ को उस लायक कि हम चला सकें, तो वी नीड टू चेंज। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही होगी। मैं बहुत छोटी थी, मैं आई थिंक 4th-5th में थी जब मैंने पटाखे जलाने छोड़ दिए थे, एंड इंस्टेड आई एंड माई सिबलिंग्स यूज टू आस्क माई फादर एंड मदर कि हमें उन्हीं पैसों से ना कुछ बढ़िया सा गिफ्ट दिला दो, तो हम बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते थे। मतलब ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है, और ये किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए नहीं है, हमें वक्त के साथ बदलना पड़ता है, अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारे लिए ही हानिकारक है।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2018 यहाँ पर हम करेंगे फायर क्रैकर्स के बारे में बात। तो फायर क्रैकर्स के बारे में अगर बात करें तो 2018 के अंदर, ब्लू पेन से लिखेंगे, 2018 के अंदर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च launched less noxious and less noisy green crackers। ठीक है ना। अब इसके अंदर और किसके बारे में बात हुई है? नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। Firecrackers cannot be burnt in, cannot be burst in silence zones, ठीक है, and anywhere after 10 PM to 6 AM। ठीक है ना, 10 PM से 6 AM के अंदर आप कहीं पे भी पटाखे नहीं चला सकते हो। ये रूल कहता है कौन सा? नॉइस पॉल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स 2000। ठीक है ना। ठीक है, और 2018 के अंदर ग्रीन फायर क्रैकर्स कौन लेकर आया था? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लॉन्च लेस नॉक्सियस पॉल्यूशन लेस नॉइजी फायर क्रैकर्स। कब आए थे? 2018 में। तो यह फायर क्रैकर्स के बारे में। अब इसके बारे में और डिटेल्स पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। एंड इन इंडस्ट्रियल एरिया फायर क्रैकर्स नॉइज कैनॉट एक्सीड 7 dBA द थ्रेशोल्ड। ठीक है, बिकॉज डीबी इज। अब यहाँ पर डीबी देखिए, इसके अंदर ना ये क्लैट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली क्लैट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वापस आके इसको पढ़ाई करेंगे। बाकी सबके लिए पढ़ा देते हैं। कनाडा इज होम टू अबाउट 1.3 बिलियन इंडियंस हु अकाउंट फॉर 4% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। कैनेडियन सेंसस 2021। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे कैनेडियन सेंसस 2021। ठीक है, तो ये क्या है? Canada is home to about 1.3 million Indians who account for 4% of country's population। तो कनाडा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं हो रहे हैं अभी आजकल। तो इतने इंडियंस हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं अच्छे? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि तुमने हमारा एक सिटीजन मार दिया कनाडा का, और हम कह रहे हैं कि वो खालिस्तान को प्रोपोगेट कर रहा था और हमने नहीं मारा है वैसे भी। ठीक है, इंडियन इमिग्रेशन पीक्ड इन 2016-2021 पीरियड। इंडियंस हु हैव बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स इन कनाडा इंक्रीज इन 2013 टू दिस फ्रॉम इतने थे, एंड इन 2022 दे बिकेम दिस वन मच। अ गुड प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस इन कनाडा आर ऑन स्टूडेंट वीजाज। बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे स्टूडेंट वीजाज पे भी गए हुए हैं। ठीक है जी, चलिए। स्टेट्स इन कोर्ट अगेंस्ट देयर गवर्नर्स। अब यहाँ पे गवर्नर्स वाला हमको पढ़ना है। एक बार मैं आपको रीडिंग मरवा दूँ एक बहुत ही बढ़िया सी यहाँ से। A battery of non-BJP ruled states have approached Supreme Court accusing their governors of using a non-existent discretion to unreasonably delay the passing of crucial bills into law। ये क्या कह रहे हैं? वही जो जर्नी हमने पढ़ी थी कि एक बिल क्या होता है? प्रपोजल ऑफ लॉ होता है, और वो अल्टीमेटली लॉ कब बनता है? जब अप्रूवल मिल जाता है गवर्नर से। बीच में स्टेट लेजिस्लेचर भी अप्रूवल देती है। अगर गवर्नर अप्रूवल नहीं देता तो वो बिल ही रह जाता है, मतलब लेजिस्लेचर का पास किया हुआ बिल, बट उसका कोई यूसेज नहीं होता है, बिकॉज जब तक गवर्नर उसको पास नहीं करेंगे वो लॉ नहीं बनेगा। तो ऐसा कहाँ पे हो रहा है? बहुत सारी स्टेट्स में हो रहा है, जैसे कि तमिलनाडु, केरला, पंजाब। अब वो जो स्टेट्स हैं वो कहाँ पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच रही हैं। Tamil Nadu has accused Governor R.N. Ravi for toying with the citizens' mandate by sitting on the bills by neither assenting nor returning them। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ना तो वो एसेंट दे रहे हैं, मतलब ना तो बिल को अप्रूवल दे रहे हैं, और ना ही हमारे पास बिल को वापस भेज रहे हैं। ठीक है,
It said the governor has positioned himself as a political rival. वो कह रहे हैं कि एक political rival की तरह बैठा हुआ है bills के ऊपर. Kerala in its separate petition said that 8 proposed laws passed by legislature assembly were pending with the governor, not for months but years. Of the 8, 3 bills were waiting for the governor's word for 2 years. बहुत सारे सालों से ये bills pending पड़े हैं. Punjab complained that 7 of its bills were stuck with the governor since June, threatening to bring the administration to a grinding halt. The Supreme Court had to intervene in April for Telangana government to clear bills pending since September 2022, compelling Dushyant appearing for the state to submit the legislatures in opposition rule states were at the mercy of the governors. तो ये सारा मतलब तेलंगाना वालों को भी धक्का लगाया था. अब हम नोट करेंगे आर्टिकल 200. इसके बारे में हमने अभी थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था. आर्टिकल 200 किसके बारे में बात करता है? पावर ऑफ गवर्नर टू गिव अप्रूवल टू द बिल्स. इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे. आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स द ऑप्शंस बिफोर द गवर्नर व्हेन अ बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर इज प्रेजेंटेड टू हिम. ठीक है, अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? पावर ऑफ गवर्नर लिखेंगे. सॉरी, इतना मोटा पेन से नहीं लिखेंगे, बहुत ही मोटा है रे. पावर ऑफ गवर्नर टू अप्रूव बिल्स, टू अप्रूव बिल्स. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा आर्टिकल है? हमारे पास यहाँ पर आर्टिकल 200 के बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है, आर्टिकल 200 क्या बताता है हमें? आर्टिकल 200 हमें क्या देता है? कवर्स ऑप्शन. क्या कवर करता है? कवर्स ऑप्शंस बिफोर द गवर्नर व्हेन बिल passed by state legislature. अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पर वो जर्नी के बारे में बात करें. चाहे आप ये जर्नी भी बना सकते हैं कि एक बिल क्या होता है? अ बिल इज अ प्रपोजल. ठीक है ना, कि लॉ ये होना चाहिए. आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लॉ ये होना चाहिए. ठीक है, लॉ ये होना चाहिए. ठीक है, अब वो बिल क्या करता है? चलते चलते जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में. ठीक है, वहाँ पर डिस्कशन होती है, वहाँ पर इसको अप्रूवल दिया जाता है और फाइनली ये पहुँच जाता है गवर्नर के पास. फाइनली ये पहुँच जाता है गवर्नर के पास. जो गवर्नर है वो एसेंट देते हैं, और जब एसेंट देते हैं मतलब अप्रूवल देते हैं, तो फाइनली ये जो बिल होता है ये क्या बन जाता है? ये लॉ बन जाता है और हम लोगों को ये फॉलो करना पड़ता है. ये जर्नी आप सबको क्लियर है. अब ये जर्नी जो है बिल की, बिल से स्टेट लेजिस्लेचर पहुंच रहा है, अप्रूवल हो रहा है, बट जब गवर्नर के पास जा रहा है तो उसके आगे की जर्नी नहीं हो पा रही है. मतलब जो बिल है वो लॉ नहीं बन पा रहा है. ठीक है ना, क्योंकि गवर्नर उसको अप्रूवल नहीं दे रहा. गवर्नर अप्रूवल नहीं देगा तो बिल लॉ नहीं बनेगा. ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ये ऑप्शन देता है. आर्टिकल 200 क्या ऑप्शंस के बारे में बात करता है कि गवर्नर क्या क्या कर सकता है जब एक बिल लेजिस्लेचर के पास से गवर्नर के पास पहुंचता है. तो गवर्नर के पास द फर्स्ट प्रोवाइजो, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? सेज दैट गवर्नर कुड ईदर डिक्लेयर हिज एसेंट टू द बिल और विदहोल्ड द एसेंट इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, और रिजर्व द लॉ फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इफ ही थिंक्स द बिल डेरोगेट्स फ्रॉम और इंडेंजर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द हाई कोर्ट. तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 1 लिखेंगे. इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये. ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि क्या कर सकते हैं? आर्टिकल सेज दैट द गवर्नर कुड ईदर डिक्लेयर हिज एसेंट टू द बिल, डिक्लेयर एसेंट टू द बिल, डिक्लेयर एसेंट टू द बिल. एसेंट वर्ड का मीनिंग मैं बहुत बार बता चुकी हूँ. एसेंट माने अप्रूवल, एसेंट माने अप्रूवल. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है गवर्नर के पास? ऑप्शन नंबर 2 ये है विदहोल्ड द एसेंट, मतलब अप्रूवल होल्ड कर सकते हैं. विदहोल्ड द एसेंट इफ नॉट अ मनी बिल, इफ नॉट अ मनी बिल. ठीक है, और ऑप्शन नंबर 3 क्या है उनके पास? कि कैन रिजर्व इट, रिजर्व द लॉ फॉर द consideration of the president if he thinks the bill derogates from or endangers
the power of judicial review of High Court. सो बेसिकली यहाँ पर गाइस मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मे बी आपका बहुत बहुत दिन ऐसे होते हैं जब टाइम ज़्यादा लगता है, बट अगर आप एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो आपका बहुत टाइम सेव होता है, ठीक है ना। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको फ्री में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो पढ़ लो आर्टिकल 200 पावर देता है गवर्नर को कि भैया तुम अप्रूवल दो बिल्स को ताकि वो लॉ बन पाए। अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं गवर्नर के पास, वो अपना अप्रूवल दे सकता है बिल को, विद होल्ड कर सकता है बिल को। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, रिजर्व द लॉ फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इफ ही थिंक्स द बिल डेरोगेट फ्रॉम, मतलब अगर वो पावर और जुडिशियल रिव्यू की पावर का मतलब क्या होता है कि कोर्ट चेक कर सके कि भैया कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ऐसा लॉ बना रहे हैं जिसमें फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है, किसको कौन रोक सकता है, हाई कोर्ट मतलब वो जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है, हाई कोर्ट की। ऐसा तो नहीं कि हाई कोर्ट की पावर खत्म कर रहे हैं लॉज को चेक करने की, अगर ऐसा है तो वो प्रेसिडेंट के पास ये बिल भेज सकते हैं। इन केस द गवर्नर चूजेस टू विदहोल्ड एसेंट ही शुड रिटर्न द बिल एज सून एज पॉसिबल विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग द लेजिस्लेटिव टू reconsider the proposed law or any specified provisions or suggest amendments. The assembly would reconsider and pass. अब यहाँ पे ऑप्शन 1, 2, 3 विदहोल्ड कर सकता है, अगर वो विदहोल्ड कर रहा है बिल को, ठीक है ना। इफ ही चूजेस तो, अब ऑप्शन नंबर जो एक थी, इफ गवर्नर चूजेस टू विदहोल्ड द बिल, ठीक है, अगर वो ये वाली ऑप्शन को ले रहा है कि वो विदहोल्ड कर रहा है, तो उसके अंदर वो क्या करेगा, ही शुड रिटर्न द बिल, he should return the bill ASAP with a message to reconsider, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली को बिल भेज देगा कि आप रिकंसिडर करो, ठीक है ना, रिकंसिडर प्रपोज लॉ और स्पेसिफाइड प्रोविजंस और सुजेस्ट अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। वो अमेंडमेंट भी सुजेस्ट कर सकता है, अमेंडमेंट माने चेंजेस बता सकते हैं कि ये चेंजेस कर दो। द असेंबली वुड रिकंसिडर एंड पास द बिल एंड दिस टाइम द गवर्नर शुड नॉट विदहोल्ड हिज एसेंट। इन शॉर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द स्टेट वुड बो द, मतलब अब सॉरी गाइस, सॉरी अब यहाँ पे असेंबली वुड रिकंसिडर send the bill back to governor. Now governor is bound to sign. Now governor बाउंड टू अप्रूव। बाउंड टू मतलब उसको अप्रूव करना ही पड़ेगा। जब वो एसेंट नहीं देता है तो नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि वो वापस भेजेगा उसको, एंड वापस भेज के असेंबली उसको रिकंसिडर करे, चेंज करना है तो करे, उसकी मर्जी है असेंबली की वो चेंज करना चाहती है नहीं करना चाहती, ठीक है, कैन नॉट बी फोर्स्ड। उसके बाद आता है आर्टिकल 163। हमने आर्टिकल 200 बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया आज। आर्टिकल 163 makes it clear that the governor is not expected to act independently. The top court in Shamsher Singh case verdict has held that a formal head of the state as governor exercises all of his power and functions conferred on him by or under the constitution on the aid and advice of council of minister, save in space where the governor is required by or under the constitution to exercise his function in his discretion. The assent or return of the bill does not involve the discretion of individuals occupying the governor's post. अब यहाँ पे आर्टिकल 163 क्या कहते हैं, आर्टिकल 163 क्या कहते हैं कि गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता है। गवर्नर नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है ना। गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये क्या कह रहे हैं, ऑन द एड गवर्नर हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ, गवर्नर टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स,
ठीक है ना, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सुननी पड़ेगी। मोस्टली जो ये है, जो गवर्नर होता है वो सिर्फ दिखावे के होते हैं, इनके पास पावर्स बहुत कम होती है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कहते हैं वो इसको करनी पड़ेगी, ऐसे बिल्स पे ये नहीं बैठ सकते। द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ आर्टिकल 200 सेज इट शुड बी एज सुन एज पॉसिबल। अब यहाँ पर टाइम, ड्यूरेशन इन विच, यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट, ड्यूरेशन इन विच बिल्स शुड बी अप्रूव्ड या एक्शन शुड बी टेकन, ठीक है, अप्रूव्ड बाय गवर्नर, मतलब कितनी ड्यूरेशन में ये एक्शन लेना होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 200 कहता है, 200 ने क्या हमने लिखा, एज सून एज पॉसिबल, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर्टिकल 200 को दोबारा से, और कह सकते हैं कि यहाँ पर तो लिखा हुआ है एज सून एज पॉसिबल, ASAP। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन व्हाट एग्जैक्टली द फ्रेज मीन्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट on what exactly the phrase means। ठीक है ना, कि कितने टाइम में होना चाहिए। ठीक है, अब दुर्गा पांडा घोष वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस आया। ठीक है ना, in his 2020 judgment in केशन मेघा चंद्र सिंह केस said a reasonable time would mean 3 months। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि जस्टिस रोहिंटन F. Nariman in 2020 in Kesham Megha Chandra Singh said reasonable time would mean कि यहाँ पर कि जो गवर्नर को कह रहे हैं ASAP, तो ये ASAP को मीनिंग दिया गया और इसमें कहा गया कि रीजनेबल टाइम का होगा 3 मंथ्स के विद इन आप अप्रूवल दे दो। द स्टेट्स हैव अर्ज्ड द कोर्ट टू इंटरप्रेट द फ्रेज इन प्रिवाइजो एंड फिक्स अ टाइम लिमिट, वो कह रहे टाइम लिमिट सबमिट कर दो। द 1988 सरकारिया कमीशन रिपोर्ट्स, मतलब सेट कर दो, स्टेट क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट को, तुम एक टाइम लिमिट सबमिट कर दो कि इतने में गवर्नर को बिल्स पे एक्शन लेना पड़ेगा। द 1988 सरकारिया कमीशन रिपोर्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन had suggested consultation with the governor while drafting the bill and fixing a deadline for its disposal। तो यहाँ पे हमारा एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि सरकारिया कमीशन जो था वो किसके ऊपर बैठा था और कब बैठा था। सरकारिया कमीशन, तो एक डब्बा बना लेंगे, सरकारिया कमीशन लिखेंगे, उसका ईयर लिखेंगे 1988, और यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशंस पे ये बैठी थी। ये क्वेश्चन जो है पता ही नहीं कितने एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट PYQ है, तो और इसको आप डब्बे में डाल लेंगे। ये निशानी इस चीज़ की कि ये कुछ अलग सा आ गया था पेपर में, मतलब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, तो हमने ये लिख लिया है। केरला हैज आस्क्ड द सुप्रीम Court form a 7 bench and review this judgment case which held the view that Article 200 did not provide for a timeline। तो वो कह रहे हैं कि इस जजमेंट को रिव्यू किया जाए 1962 की। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये हमने पूरा का पूरा गवर्नर वाला पार्ट कर लिया, आई नो टाइम लग गया, बट अब आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। अब पोलैंड के अंदर देखना पड़ेगा कि कौन लीडर बनेगा। ठीक है, कोलिएशन बनेंगे, मतलब कुछ ग्रुप्स जो है वो एक साथ आएंगे और पावर में आएंगे, तो देखते हैं कौन जीता है। जब जीतेंगे तब हम ये नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ द पर्सनल डाटा ऑफ 815 मिलियन इंडियंस गॉट ब्रीच्ड, मतलब हमारा जो डाटा है वो चोरी हो गया, कैसे। ऑन October 15 री सिक्योरिटी एंड अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी said that personally and अच्छा री सिक्योरिटी एंड अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है said that personally identifiable information of 850 million Indian citizens including आधार numbers and passport details were being sold on the dark web। ठीक है ना, ये बेचे जा रहे हैं, डार्क वेब होता है अलग सा ही। ठीक है, threat actors were willing to sell the data for $80,000, the company said in a blog post। It further said the data on sale was found to be valid। The threat actors selling the data claimed they sourced the data from तो ICMR की वेबसाइट पे बहुत बार वो पड़ेगा, मतलब जितने पेशेंट हैं इंडिया के उनका डाटा विच हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू न्यूमरस साइबर अटैक्स अटेम्प्ट्स विद 6000 इंसिडेंट्स बीइंग रिपोर्टेड लास्ट ईयर। 6000 बार तो लास्ट ईयर अटैक हो गया। ये पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन क्या होती है ये डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे री सिक्योरिटी एंड अमेरिकन साइबर
security company American cyber security company said that personal identifiable information cyber security company said that personally identifiable information of 115 million Indian citizens, including Aadhaar numbers and passports, were being sold at on डार्क वेब। ठीक है, मतलब ये बेचा जा रहा है। अब यहाँ पर ये कहाँ से लीक हुआ हो सकता है? डाटा सोर्स्ड फ्रॉम ICMR, that is Indian Council of Medical Research, subjected to numerous cyber attacks। ठीक है, अब यहाँ पर टर्म पर्सनली आइडेंटिफाइएबल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है व्हेन यूजर यूज अलोन और विद अदर रेलेवेंट डाटा कैन आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल। ये लिखेंगे व्हेन यूज्ड अलोन और विद अदर रेलेवेंट डाटा कैन आइडेंटिफाई एनी इंडिविजुअल। ठीक है ना, मतलब पता चल सकता है कि यार ये है कौन। ठीक है ना, ऐसा इंफॉर्मेशन वो कुछ। ठीक है, चलिए हाउ द पर्सनल डाटा ऑफ इट, दोबारा मैंने कॉपी कर दिया, सॉरी। इंडिया भूटान टू डिस्कस न्यू रूट्स ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी। रीजनल कनेक्टिविटी के नए रूट्स डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। India and Bhutan agreed to discuss new routes of regional connectivity and upgrade border and immigration posts to support Bhutan's fifth king Jigme Khesar Namgyal Wangchuk plan for a smart city at Galepu on the border between Bhutan and Assam after his meeting with Prime Minister Narendra Modi। हम यहाँ पे हमें 3 से 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो मैं तुम्हें बहुत देर से रटा रही हूँ कि भूटान के किंग कौन है। भूटान्स किंग विजिट्स इंडिया। भारत विजिट किया, अभी भी भारत में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास जो हमको लिख लेने हैं। ठीक है, और पहला पॉइंट हम बना रहे हैं जो ये, एक मिनट बहुत ही मोटा हो गया, ये पतला कर लें पेन को। सबसे पहला पॉइंट जो हम बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं? गेलेपू। ठीक है ना, गेलेपू। ठीक है ना, पू वो तुम्हें याद है, वो मोटू सा येलो कलर वाला पू बियर। ठीक है ना, तो उसको भूख लग रही थी, हनी चाहिए था उसको, तो कहते हैं येलेपू। ठीक है, येलेपू क्या है? येलेपू इज स्मार्ट सिटी टू बी बिल्ट ऑन द बॉर्डर बिटवीन, या लिख लो नेम ऑफ, बिटवीन भूटान एंड असम। ठीक है, दूसरी चीज डिटेल्स ऑफ किंग, नाम पता, एड्रेस, हमें नाम पता है, पहले भी मैंने लिखवाया है। 5th किंग है ये भूटान के, किंग जिग्मे, जग में केसर डालकर पिया करो, केसर
नामगेल, वांगचुक। देखो यार, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। जग में केसर, ठीक है ना। नामगेल, ठीक है। क्रिस गेल नहीं था एक क्रिकेटर, अभी भी है, मतलब नाम गेल है। वांगचुक, sorry. Apart from the decision, go ahead with the final survey for the 58-kilometer cross-border rail link between, थर्ड क्या है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेन लिंक, ठीक है। इसकी डिटेल्स क्या है, 58 किलोमीटर का है, लिंक बिटवीन वही येलेपू, गेलेपू एंड कोकराझार, करण जौहर कोकराझार, ये कोकराझार के स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने। इन असम, the two sides agreed to explore a second rail link for about 18 km between Samstay, second rail link between Namaste, Samstay in Bhutan and Banarhat in West Bengal, tea gardens area. India also agreed to allow Bhutanese trade items to be carried further on from Haldi-Bari in West Bengal to Chilahati in Bangladesh. The rail connectivity could in the future assist. अब यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या इन्होंने डिस्कस किया, चौथा पॉइंट अलग था, तो इसको पॉइंटर में लिख लेंगे। इंडिया अग्रीड टू अलाउ, India agreed to allow Bhutanese trade items to be carried further on from Haldi-Bari in West Bengal to Chilahati in बांग्लादेश। तो भूटान की आइटम जो है वो बांग्लादेश पहुंच जाएगी, इनको पैसे कमाने का और मौका मिल जाएगा, ठीक है ना। नाउ इसके अंदर इसमें कह रहे प्लान्स टू बिल्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट गेलेपू एज पार्ट ऑफ लार्जर सरपांग डिस्ट्रिक्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। Bhutan plans to build an international airport at Gelip as part of larger Serpang district of special economic zone. New initiative expected to be announced. इस इनिशिएटिव के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है ना, तो ये हमने लिख लिया था कल। अब उसके बाद चलेंगे। द भूटानीज किंग ऑल्सो थैंक द गवर्नमेंट फॉर इट्स डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर भूटान 12th। अब ये हम लिख लेंगे 4th पॉइंट, ये 5th पॉइंट बन गया, ठीक है ना, ठीक है। इंडियाज असिस्टेंस, इंडियाज development assistance for Bhutan's 12th 5-year plan 2018-23 ended on 31st October 23. India reiterated its commitment to support new 13th 5-year plan, ठीक है ना। 13th 5-year प्लान भी हम सपोर्ट करने को कह रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस टू क्रॉस इंडिया भूटान अग्री टू डेजिग्नेट दारंगा जाम्पा जोंगपा बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन असम एंड भूटान लेस डेवलप साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एज एन इमिग्रेशन चेक पोस्ट। तो चेक पोस्ट बनाइए, ये क्लैट वाले नोट कर लें, ओनली क्लैट वाले जो मैंने ब्लू में मार्क किया है, ये ओनली क्लैट वाले नोट कर लें, ठीक है ना। द टू साइड्स अग्री टू स्ट्रेंथन ट्रेड कस्टम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ये लो।
The Bhutan's king plans for Gelepu and the special economic zone, which he has first discussed with Mr. Modi, is targeted to increase opportunities for work and tourism in Bhutan. ठीक है, वर्क और टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं और अब ये किंग जो है मुंबई जाएंगे यही सब कुछ डिस्कस करने. The Parliament Committee on Home Affairs on Monday adopted 3 reports on the bills. अब यार हमें पता है कि नए बिल्स आ रहे हैं क्रिमिनल लॉ के ऊपर, ये कोई वो नहीं है, नई चीज़ नहीं है. तो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता बिल आ रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा ये बिल्स आ रहे हैं. तो ये जो पुराने बिल्स ऑलरेडी इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनको रिप्लेस कर देंगे ये सारे बिल्स जो हैं. अब इसके अंदर न्यू क्रिमिनल लॉज के जो हमारे बिल्स हैं, अभी वो बिल्स हैं मतलब प्रपोजल्स हैं, तो न्यू क्रिमिनल लॉज जो हैं वो आ सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम. आगे चलेंगे. इंडिया नेपाल बिगिन टॉक्स ऑन बॉर्डर रिलेटेड मैटर्स. द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज ऑफ India and Nepal started their 3-day bilateral meeting in New Delhi. On Monday, the two security forces, Shastra Seema Bill and the Armed Police Force will be discussing measures to curb trans-frontier crimes. तो ये सब कुछ अगर इसमें कुछ डिसीजन लिया जाता है तो नोट करेंगे, अभी नहीं करेंगे. 54th IFFI to be held from November 20 to 28 in Goa. Union Minister Anurag Thakur on Monday announced the 54th International Film Festival of India. तो सबसे पहले लिख लेते हैं 54th International Film Festival of India, जिसको IFFI भी बोलते हैं. अब यहाँ पे हमारे को फुल फॉर्म पूछ सकते हैं. IFFI की 54th एडिशन है, कहाँ पर हो रहा है? इन गोवा. तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट तो कवर ही कर जाते हैं कि गोवा में हो रहा है. ठीक है. उसके बाद वुड बी हेल्ड इन गोवा. स्पीकिंग ऑन द ओकेजन मिस्टर ठाकुर सेड दैट रैंक द 5th लार्जेस्ट मार्केट ग्लोबली. इंडियाज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाज अ फोर्स टू रेकन विद. द मार्केट हैड ग्रोन विद एन एवरेज एंड 20%. ठीक है. द मिनिस्टर सेड दिस ईयर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. तो ये इंपॉर्टेंट है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिलेगा? हॉलीवुड वेटरन माइकल डॉगलापन, ऐसे याद कर सकते हैं हम. ठीक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ा होगा. It will have 13 world premieres, 18 international, 62 Asian, 89 India, said the Information and Broadcasting Ministry statement. This is very very important, very very important, very very important. Yes, इतना important. ठीक है. चलिए आगे चलेंगे. Come out with a policy for providing sanitary napkins at schools, Supreme Court says. The Supreme Court on Monday gave the centre 4 weeks to finalize and place an order on optimum menstrual hygiene policy that will focus on the distribution of sanitary napkins. The court further directed union government to set up a national model for the number of girls' toilet per female population across government aided and residential schools. अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कहे? Supreme Court says, Supreme Court asks government to come up with a policy for providing sanitary napkins at schools. ठीक है. अब यहाँ पे केस किसने फाइल किया है? केस फाइल्ड बाय एडवोकेट विभा मखीजा. केस पेंडिंग सिंस, कब से केस चल रहा है? पेंडिंग सिंस 2011. ठीक है. तो अब इसके अंदर बोला गया है कि कुछ सिस्टम क्रिएट किया जाए. द लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाउंड अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द परसेंटेज ऑफ वुमेन एज 15 to 24 हु यूज अ हाइजीनिक मेथड ऑफ प्रोटेक्शन. देखिए यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के अंदर पैड्स यूज करे जाते हैं. बहुत सारे बच्चियाँ ऐसी होती हैं, बच्चियाँ और बड़े वुमेन जो होते हैं उनके पास पैड्स नहीं होते तो वो कपड़े का यूज करते हैं, विच इज नॉट हाइजीनिक. तो हाइजीनिक करने के लिए ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को कि भैया कुछ स्कीम लेके आओ. गवर्नमेंट एक्सपैंड्स भारत आटा सेल टू कर्ब राइजिंग प्राइसेस. तो भारत आटा निकाला इन्होंने. ठीक है. ये क्या है इसको देखेंगे.
With wheat flour atta becoming costly around the festival season, the Union Foods and Consumer Affairs Ministry on Monday released more stocks of Bharat brand atta through 100 mobile vans and outlets of Kendriya Bhandar, National Cooperative Consumers Federation of India Limited, and National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited. Bharat atta will be available at rupees 27.50 a kg, जो दूसरी रेगुलर है वो 35.93 के अराउंड अवेलेबल होती है. द लॉन्च ऑफ रिटेल सेल ऑफ भारत आटा विल इंक्रीज सप्लाईज इन मार्केट एट अफोर्डेबल रेट्स एंड विल हेल्प इन कॉन्टिन्यूड मॉडरेशन. तो ये गवर्नमेंट का आटा, ठीक है, ऐसे लिख लें, गवर्नमेंट का आटा, भारत आटा, ठीक है, पूछ सकते हैं ना, भारत आटा. चलो जी आगे चलें. हीरालाल सामरिया इज द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. ठीक है, हु इज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये लिखेंगे. ठीक है, न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? हीरालाल सावरिया और सामरिया. सावरिया एक मूवी आई थी, ठीक है, तो हीरालाल तो बहुत ही इजी है. अब इन्होंने अपॉइंट करे हैं फर्दर 2 और लोग, ठीक है, 2 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स. वो कौन कौन है? आनंदी रामालिंगम, विनोद कुमार तिवारी एट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज, वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों के नाम और चीफ का भी, हीरालाल सावरिया रामरिया. ठीक है, अब यहाँ पे डार्क शिपिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डार्क शिपिंग? डार्क शिपिंग इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वेसल ऑपरेटिंग विद ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम टर्न्ड ऑफ. ठीक है ना, तो आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि यहाँ पे शिप जा भी रही है. ठीक है ना, तो दैट इज व्हाट इज डार्क शिपिंग. दैट इज व्हाट इज डार्क शिपिंग. हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं द इंडो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव के बारे में. तो क्वाड जो ग्रुपिंग है उसका इनिशिएटिव है कौन सा? IPMDA. ठीक है, अब क्वाड ग्रुपिंग में कौन कौन है? क्वाड ग्रुपिंग में आपका आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और USA. ठीक है ना, इनका इनिशिएटिव क्या है? IPMDA. इनिशिएटिव प्रूफ ऑफ आर कमिटमेंट टू अ फ्री इंडो पैसिफिक. इंडो पैसिफिक की सुरक्षा सिक्योरिटी करने के लिए ये बनाया गया है. तो इसमें क्या है? सबसे पहले हम लिख लेंगे इसका नाम इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस. क्या है ये? IPM डा. ठीक है ना, इंडो पैसिफिक डोमेन अवेयरनेस किसका इनिशिएटिव है? सबसे पहला पॉइंट बनेगा क्वाड इनिशिएटिव. इनिशिएटिव announced by Quad grouping. ठीक है ना, कमिटमेंट टू टेस्टामेंट, मतलब क्या करना चाहते हैं? टेस्टामेंट टू कमिटमेंट टू फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक. ensure security and stability of Indian Ocean region, that is OCR. On force modernization, he said that Navy is on track to have 170 to 180 ships and submarines by 2028. ठीक है ना, Navy is to have 170 to 180 ships and submarines
by 2028। तो डब्बे में डाल लेंगे। डब्बे में क्यों डाला हमने? क्योंकि ये अलग सी इंफॉर्मेशन मिल गई हमको रास्ते में। क्या मिल गई? अलग सी इंफॉर्मेशन मिल गई चलते चलते। तो अब ये इंपॉर्टेंट भी है कि भैया कब तक कितनी सबमरीन्स होंगी। ठीक है, तो ये हमने डब्बे में डाल ली। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये क्या है कि क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिंग मैरीटाइम एक्टिविटीज इन इंडो पैसिफिक, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ क्रिटिकल सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रमोटिंग कोऑपरेशन अमंग लाइक माइंडेड नेशंस इन द रीजन। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो हमने ये लिखा, शायद हम इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है क्या करना चाहते हैं। इनिशिएटिव IPMDA seeks to establish comprehensive system for monitoring and securing maritime activities in Indo-Pacific, ensuring safety of critical sea lines, ensuring ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव इन हेल्ड इन पानाजी। तो यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई जो मैंने पहले भी आपको नोट करवाई हुई है, नो डाउट अबाउट दैट, बट अगर दोबारा से कर लोगे तो बढ़िया नहीं होगा। तो अगर नहीं करी हुई तभी करना। ठीक है, पानाजी गोवा में हुई। ठीक है जी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। द IPMD वॉज अनाउंस्ड बाय क्वाड ग्रुपिंग कंप्राइजिंग ऑफ सो एंड सो एट द टोक्यो समिट इन 2022 टू ट्रैक डार्क शिपिंग एंड बिल्ड अ फास्टर, वाइडर एंड मोर एक्यूरेट मैरीटाइम फिक्चर्स। ठीक है ना? अब यहाँ पर हमारा एक और पॉइंट आ गया है, ये भी हमको नोट करना पड़ेगा। फिफ्थ, IPMDA was announced by Quad grouping at Tokyo Summit। ठीक है, तो इस बार क्वाड 2023 कहाँ पर हुई? टोक्यो में। ठीक है, इन अर्ली 2022। अच्छा नहीं नहीं, इस बार तो क्वाड ऑस्ट्रेलिया में होनी थी पर नहीं हो पाई। मुझे भी यही लगा कुछ गड़बड़ थी इसमें, जापान में 2022 के अंदर। ठीक है ना? टू ट्रैक 2022 टू ट्रैक डार्क शिपिंग। ट्रैक डार्क शिपिंग। डार्क शिपिंग हमने पढ़ ली, जो अपना वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज देम, क्योंकि वो अपना आइडेंटिफायर ऑफ कर लेती हैं। ठीक है, 66 आउट ऑफ 68 शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन आर बिल्ड एट इंडियन शिपयार्ड। फॉर द 24 शिप्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन विल सिमिलरली बी इंडिजीनियस। ठीक है ना? हमारा आत्मनिर्भर भारत का एम है, हम खुद बना रहे हैं चीज़ें, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं एज अ कंट्री। Establishment of robust mechanism of sharing, such as through India's Navy's Information Fusion Center for Indian Ocean region located at Gurugram, had greatly improved the situational awareness in the region। अब देखो यहाँ पे ना अगेन हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत दी हुई है। ठीक है ना? तो ये हमें लिखना पड़ेगा, establishment of robust mechanisms for information sharing, such as Indian Navy's Information Fusion Center for Indian Ocean region located at Gurugram improved situational awareness in the region।
ठीक है, शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्मेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू एनहांस मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये सब कुछ। ठीक है ना, तो यार यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि यार ये है कहाँ पे, आईएफसी की फुल फॉर्म क्या है, कहाँ पर है ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नोबेल पीस प्राइज विनर नरगिस मोहम्मदी जो है वो हंगर स्ट्राइक पे चली गई हैं, क्योंकि ईरान में जो हेड स्कार्फ डालना है वो बहुत ज़रूरी है इसलिए। और अभी अभी रिसेंटली एक और लड़की की डेथ हुई है मेट्रो के अंदर, ईरान के अंदर, बिकॉज शी वॉज नॉट वेयरिंग हर स्कार्फ प्रॉपरली। चाइना अर्जेस म्यांमार टू कोऑपरेट टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑन द बॉर्डर। म्यांमार शुड कोऑपरेट विद चाइना टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑन देयर कॉमन बॉर्डर, अ चाइनीज ऑफिशियल सेड ऑन मंडे आफ्टर अ सर्ज ऑफ फाइटिंग। सर्ज का मतलब इंक्रीज ऑफ फाइटिंग इन म्यांमार बिटवीन जुंता फोर्सेस, जो जुंता है वहां पर मिलिट्री का जो हेड है उसके बीच में और लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है म्यांमार में। लास्ट वीक म्यांमार्स रूलिंग मिलिट्री सेड इट वाज ट्राइंग टू रिस्टोर ऑर्डर नियर द बॉर्डर आफ्टर एन अलायंस ऑफ एथनिक माइनॉरिटी आर्मी बैटलिंग फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन लॉन्च्ड। ठीक है ना, तो ये हो रहा है चाइना और म्यांमार के बॉर्डर पे। Mr. Nong, during his visit, visited a 793-kilometer natural gas pipeline, a part of China's Belt and Road Infrastructure Energy Network, linking Ramri Island on Myanmar west coast with Chinese border city Ruili in यूनान प्रोविंस। ये सिर्फ और सिर्फ क्लाट वाले बच्चे नोट करेंगे और किसी को नोट करने की जरूरत नहीं है। वर्स्टेपिन विंस येट अगेन। ठीक है, मैक्स वर्स्टेपिन जो है उन्होंने एक और रेस जीत ली है। कौन सी वाली जीती है? मैक्स वर्स्टेपिन। Saw Formula One season in Brazil. Formula One in Brazil. ठीक है जी। अनमोल प्रीत टन हेल्प्स, अब यहाँ पे कौन सी ट्रॉफी जीती? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। किसने जीती? पंजाब में, पंजाब। ठीक है, क्रिकेट। आगे चलेंगे। इन द सिक्किम्स फ्लड्स वेक अ ट्रेल ऑफ हजार्स लाई इन वेट। अब यार यहाँ पे ना सिक्किम के अंदर कौन सी लेक में फ्लड आया है ये हम बहुत बार नोट कर चुके हैं। सिक्किम की कौन से लेक में फ्लड आया है? साउथ लोहाक में। ग्लॉफ क्या है ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ग्लेशियर, ग्लेशियर जो था, ग्लेशियर क्या होता है? जमी हुई बर्फ। ठीक है, जमी हुई बर्फ मेल्ट हो गई, एकदम से बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गई, बहुत ज़्यादा पानी आ गया, फ्लड्स आ गए, फ्लैश फ्लड्स आ गए सिक्किम के अंदर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड गाइस, इफ़ यू वांट टू बाय आवर मॉक टेस्ट, इफ़ यू वांट टू बाय आवर लेक्चर्स, आप loggery.in पर जा सकते हैं। और एक, क्योंकि मैंने बोला था क्लैट वालों के लिए स्पेसिफिकली है वो फायर क्रैकर्स वाला, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। एंड अगर आपको कोई भी मैसेज मुझे देना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। आई वुड लव टू रीड योर कॉमेंट्स। योर मोटिवेशन कैसी चल रही है, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ये सब कुछ ज़रूर बताना। और अब हम फायर क्रैकर वाला मुझे मिल जाए तो मैं आपको वो पढ़ा दूँ। आ गया फायर क्रैकर वाला, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ क्लैट वालों के लिए कुछ छोड़ा था। ठीक है, तो ये क्या है? द थ्रेशोल्ड ऑन कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एरियाज आर दिस मच, मतलब कितना कितना बजा सकते हैं उतना ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसको नोट करेंगे। ठीक है, चलिए करें। थ्रेशोल्ड ऑन, threshold holds in commercial and residential areas are 65 ठीक है ना। तो यहाँ पर डेसिबल, डीबी स्टैंड्स फॉर डेसिबल। अच्छा, ये तो मैंने बता ही दिया, ये वैसे हर किसी को पता होना चाहिए। डीबी स्टैंड्स फॉर डेसिबल। यस, ये इंपॉर्टेंट है। ए इज अ वेट स्केल फॉर ह्यूमन perception of loudness, and LEQ means the figure is a time average।
ये आपको सारा लर्न करके जाना है फॉर क्लैट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं क्लैट के लिए, ठीक है। द रूल्स अलाउ पीपल टू रजिस्टर अ कंप्लेंट इफ द नॉइज ओवरशूट्स बाय, रूल्स अलाउ people to complaint if noise overshoots 10 decibel ALEQ during daytime, ठीक है। dB is a, because dB is a logarithmic unit, ठीक है। increase of 10 dB implies a 10-fold increase in acoustic pressure। भाई जो लोग ये मतलब रिलीजियस प्लेसेस पे गाने बजाते हैं ना, इनको तो हम वैसे भी बंद नहीं कर सकते हैं, बट हाँ ये रूल्स हैं, ठीक है। हर कोई, बहुत सारे लोग दुखी होंगे, अगर आप भी दुखी हो इस बात से तो ज़रूर शेयर करना कमेंट्स में। तो अकाउस्टिक प्रेशर जो है बढ़ जाता है, ये क्लैट के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो पार्ट मैंने लिखवाया है वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, डीबी किस लिए स्टैंड करता है, ए किस लिए स्टैंड करता है, जो ये हमने वैल्यूज़ लिखी हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर क्लैट। क्लैट लव्स टू आस्क सच क्वेश्चन, सो प्लीज़ डू मेक श्योर दैट you learn them very very nicely. This is only for CLAT, this wala part is only CLAT, ठीक है। That's it, signing off. Please do like the video, please visit loggery.in, and if you have to buy something, do buy and support us. That's it, I'm signing off. I will see you tomorrow. Bye.